अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी चीज़ें हैं। थोड़ा पर्सनल एक मैं मैसेज देना चाहूँगा कि मैंने पिछले दिनों वीडियो में बताया था कि तबीयत ठीक नहीं रहती और मेरा ऑपरेशन है इस महीने हर्निया का। तो मुझे इतने मैसेजेस और फ़ोन आ रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता। और देखें, मैं तो तकरीबन 39 साल से परदेश में रह रहा हूँ। 1984 में, अभी मैं 20 साल का भी नहीं हुआ था, तो मैं सऊदी अरब जॉब करने गया था। इसके बाद दो तीन बार ऐसा हुआ कि मैं पाकिस्तान गया। 87 में सऊदी अरब छोड़ के पाकिस्तान गया, लेकिन एक ही साल में, अगले साल 88 में दुबई चला गया। 2 साल दुबई में रहा, फिर पाकिस्तान आया। 6 महीने बाद यूरोप आ गया। 90 में पाकिस्तान वापस आया दुबई से। मई में आया था, मई के महीने में, और अक्टूबर में यूरोप आ गया। फिर जब मैं मेयर बना था तो 2005 में वापस गया पाकिस्तान। 2007 में फिर यूरोप आ गया। घर से अमूमन क्या होता है कि आप दूर होते हैं तो रिश्तों से भी दूरी थोड़ी बहुत हो जाती है। मेरे साथ कुछ ज़्यादा ये हुआ कि मेरी बहुत दूरी हो गई। और मैं शुरू से ही जब यूरोप आया तो बिल्कुल ही घर वालों से, जो खून के रिश्ते थे, उनसे दूरी हो गई। कुछ मेरी गलतियां थीं, कुछ उनकी ज़्यादतियां थीं। बहरहाल चीज़ें होती रहीं। फिर जब मैं मेयर बन के गया, एक पावरफुल पोजीशन पे था, तो सारे रिश्ते जाग गए और दूर दूर के रिश्तेदार भी मेरे अपने बन गए। और फिर जब मैं वापस यूरोप आ गया 2007 में, इसके बाद से बहुत ज़्यादा दूरी हुई। ख़ास तौर पे 2007 में मेरे फादर की डेथ हुई, 2010 में मदर की डेथ हुई। इसके बाद तो नाते रिश्ते सब टूट गए। और आज कई साल हो गए मुझे अपने भाई बहनों की आवाज़ सुने हुए। कई साल हो गए, जो सगे भाई बहन हैं। कज़न्स में से भी यूँ समझ लें कि एक आधी कज़न से कभी कोई बात हो जाती है। खबर भी दूर दराज किसी से मिल जाती है। कभी कोई रिश्तेदारों का रिश्तेदार है, वो मैसेज कर देता है कि तुम्हारा फलां मामू मर गया, फलां ये हो गया। एक दूर के रिश्तेदार से अभी बात हुई तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बताओ कौन कौन जिंदा है, कौन कौन मर गया। तो उसने कहा मुझे भी इतना ज़्यादा पता नहीं। मैंने कहा मामू कहता है तुम्हारे सारे मामू चल बसे हैं। मुमानियाँ कहता है एक मुमानी है, बाकी सब चल बसी। इस तरह पता चलता है, ठीक है। लेकिन बहरहाल अब मेरे कभी कभार ज़ाहिर आदमी को फील होता है कि आफ्टर ऑल रिलेशनशिप्स, लेकिन ये जो 2018-2019 से मैंने जब अपने मातृ देश को अपनाया है, अपने मातृ धर्म से कुर्बत की है, तो मुझे इतने मजबूत रिश्ते मिले हैं, इतने मेरे मजबूत रिश्तेदार हो गए हैं कि मुझे अपने खून के रिश्तों से भी कभी इतनी क्लोजनेस नहीं हुई जितनी आज होती है। अब जैसे ये मैंने अपनी बीमारी की खबर बताई, मामूली सा ऑपरेशन है, लेकिन ठीक है, एक 59 साल की एज में ऑपरेशन, थोड़ा रिकवरी में टाइम वाइम लगता है, लेकिन कोई लाइफ डेंजर वाली कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जिस तरह से मुझे मैसेजेस आए हैं और फ़ोन आ रहे हैं, और तो बड़ा हौसला मिलता है भाई। ये नहीं है कि कोई फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है, लेकिन ये मेरी नज़र में बहुत बड़ी हेल्प है। आज एक साहब का अमेरिका से फ़ोन आया, जिस तरह से मुझसे बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई अपना सगा भाई है। मुझे ऐसी बहनें मिली हैं इस सफ़र में जो सगी बहनों से ज़्यादा मुझसे प्यार करती हैं। मैं बता नहीं सकता। एक खातून है जिनको मैं पाकिस्तानी पंजाबी समझता था, लेकिन बड़ी इनलाइटेंड और बड़ी खूबसूरत उनकी सोच है। फेसबुक पे मेरी फ्रेंड हैं, और फेसबुक पे ही वो मैसेज करती हैं कभी कभार। तो 2 दिन से उनसे मैसेज पे बात होती है, तो वो बता रही थी कि वो इंडियन हैं
और इंडिया की फ्रीडम फाइट में इनके पुरखों ने हिस्सा लिया है। और वो फैमिली वाइज सिख और हिंदू फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। और उनकी सोच देख के, तो उनका प्यार देख के, फिर कुछ सेलिब्रिटीज़ जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मैं बता नहीं सकता। हमारे एक भाई हैं, फिल्म स्टार हैं, और वो अक्सर जो मैसेज करते हैं और जिस तरह से मुझसे बात करते हैं, मैं आई फील कि यार मुझे कुदरत ने कितने इनाम दिए हैं इस सफ़र में। मैं आप सबका आभारी हूँ भाई। आप लोगों का प्यार देख के मुझे यकीन माने मुझे रोना आ जाता है कि क्या मैं डिज़र्व करता हूँ इतना प्यार, इतना आप लोगों का मान सम्मान, इतना मेरी केयर करना, इतना मेरा ख्याल रखना। एक भाई और हैं अमेरिका से, वो आजकल लंदन आए हुए हैं। अभी वो लंदन से बाहर हैं कहीं, लेकिन वो लंदन आएंगे अभी 3-4 दिन में, तो उनसे मुलाकात भी होगी। उनका प्यार मतलब मैं बता नहीं सकता। एक से एक मैं कितने मैसेजेस आपको दिखाऊं, कितने मैसेजेस का जवाब दूं। और यह है कि मैं आपका जवाब भी नहीं दे पा रहा कितनों का, लेकिन आई होप कि आप भी मेरी मुश्किलात समझते होंगे। बड़े मसले हैं भाई इधर। अकेला आदमी, सब ऑनलाइन सपोर्टर है ना, तो फिज़िकली तो यहाँ पे छोटे से छोटी चीज़। अब एक मिसाल है कि टॉयलेट का बल्ब उड़ गया, तो बल्ब चेंज करना बड़ा मसला नहीं, लेकिन जब मैंने बल्ब निकाला तो वो होल्डर ही निकल आया, तार वार सब लटक गए। 2 महीने से हम बगैर लाइट के टॉयलेट में जाते थे, टॉर्च लाइट रखी हुई है अंदर। वजह, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, साला 100-150 पाउंड ले लेगा। मेरे को ये चीज़ आती नहीं है करनी, टेक्निकल बंदा नहीं रहा हूँ। तो इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज बहुत होते हैं फैमिली में। तो हम यहाँ पे काफ़ी अकेले हैं। फिर एक साहब मिले, वो मतलब किसी काम के लिए, मैंने घर में छोटे मोटे 2-4 काम थे, तो उसको मैंने पूछा, मैंने कहा ये मसला हल कर सकते हो? खैर वो चार्ज बहुत ज़्यादा लेता है वो भी, लेकिन बहरहाल उससे 2-3-4 काम थे तो वो भी करवा लिया। करवाना भी पड़ता है ना, साथ में रहना पड़ता है, मजदूरी भी करनी पड़ती है इनके साथ। रोज़ी रोटी कमाने का अलग धंधा है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन उसमें जब आप लोगों का प्यार मिलता है, इतना मान मिलता है, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे ऊपर प्रेशर आता है कि मैं और रिसर्च करके अच्छी अच्छी चीज़ें आपके सामने रखूं। अब टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं, इसलिए मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी मेरी स्टडीज़ हैं, तो वो मैं कर रहा हूँ। आस्ते आस्ते आपके सामने चीज़ें लाऊंगा। एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम का अब ये अप्रैल का इशू तैयार कर रहा हूँ, जिसकी मेन स्टोरी बलूचिस्तान है। उसको हज़ारों लोगों में ईमेल करना, उसका प्रचार करना, ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। एनीवे, इशू की तरफ आते हैं। देखें, पाकिस्तान में एक पिछले 2-3 महीने से एक हवा नवंबर से खड़ा हो गया है, जब इमरान खान ने एजिटेशन की पॉलिटिक्स शुरू की। मुझे उस वक्त भी यही महसूस होता था कि इनमें वो दमखम नहीं है। आफ्टर ऑल हैं तो पंजाबी ना, और पंजाबी हेजेमनी की झगड़ा है। कोई ह्यूमन राइट्स का इशू नहीं है, कोई सिविल लिबर्टीज़ का इशू नहीं। सिर्फ ये है कि पावर किसके हाथ में रहेगी, फौज के हाथ में कि सिविलियन पंजाबियों के हाथ में। उसमें अदालतों का रुख बड़ा गंदा रहा कि इमरान खान की सपोर्ट में अदालतें आके खड़ी हो गईं। अब एक मिसाल है, ये जनरल फैज़ हमीद की बीवी हैं, पीटीआई की जलसों में लाहौर में। ये नीचे वाली तस्वीर में जस्टिस मज़हर नकवी की फैमिली, ये खुद जस्टिस आयशा भट्टा, ये जस्टिस इजाजुल एहसन की फैमिली पीटीआई के जलसे में। अब जब अदालतें टोटल बायस्ड होंगी, अली वज़ीर एक इलेक्टेड एमएनए पीटीएम का है, जिसने सिर्फ एक स्पीच की थी जिसमें कहा था कि आर्मी हम पे जुल्म कर रही है, और वाकई कर रही है ना। 17 लोग अली वज़ीर की फैमिली के मारे गए हैं इस पूरे आर्मी के हाथों। उसने स्पीच की, 2-2.5 साल से जेल में, इलेक्टेड एमएनए। आपने देखा है कि पीटीआई का कोई आदमी 2 से 3 दिन से ज़्यादा रहा हो?
दूसरे तीसरे दिन जमानत हो जाती है, ज़्यादातर के तो केस ही खारिज हो जाते हैं। 100 से ज़्यादा केस हैं इमरान खान के ऊपर, 1 घंटे के लिए गिरफ्तार नहीं हुआ। ये अदालतों का रवैया है। अब इलेक्शन के हवाले से अदालतें फैसला करने वाली थी पीटीआई की, तो फिर जनरल आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ से कहा कि भैया पार्लियामेंट तुम्हारे हाथ में, कोई ओपोजिशन नहीं है, इमरान खान के सारे मेंबर फारिग हो चुके हैं, बिल पेश करो, अदालतों के जजों के रास्ते रोको। तो वो फिर बिल पास हुआ और अदालतों के रोल को कम किया गया। लेकिन बहरहाल स्टिल इमरान खान या इसके लोगों के ऊपर हाथ नहीं डाला जा सकता। जिस किस्म की ज़बान, जिस किस्म की कैंपेन आर्मी के खिलाफ ये लोग चला रहे हैं, आप बताएं कि अगर ये कोई मुहाजिर, सिंधी, बलोच, पख्तून करता तो खानदान के खानदान उजाड़ दिए जाते। लेकिन ये जो कैंपेन चला रहे हैं आर्मी के खिलाफ, डायरेक्ट आसिम मुनीर की पिक्चर्स पे जूते मारे जा रहे हैं, सारे आर्मी वालों को जलील किया जा रहा है। अच्छी बात है ना, कर रहे हैं, लेकिन मैं आर्मी के रिएक्शन की बात कर रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि 1991 में एमक्यूएम अपनी पीक पे थी कराची, हैदराबाद में। तो एक मेजर था आर्मी का, मेजर कलीम, उसने बदमाशी की थी कुछ इलाकों में, करते हैं ना ये। तो एमक्यूएम के लड़के उसको उठा के लेके गए और उसको उठा के एक चमाटी मारी थी। जब मरकज़ी लीडरशिप को पता चला एमक्यूएम की, तो उन्होंने कहा छोड़ो यार, ये क्या कर रहे हो तुम। मेजर को जाने दिया। उस एक वाक़ये पे 1992 में ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ। FIT, फेडरल इन्वेस्टिगेशन टीम, एक स्पेशली क्रिएट की गई सिर्फ कराची, हैदराबाद के लिए। और उसका जो एमक्यूएम के लड़कों को लेके जाते थे ना, उसका एक टॉर्चर का तरीका था चीरा मारना। चीरा ये कि उसको बंदे को लिटा के एक टांग एक फौजी पकड़ता था, हाथ बांध दिए जाते थे पीछे से, एक टांग एक फौजी पकड़ता था, एक टांग दूसरा, और फिर चीरा डाल देते थे, जिससे वो लड़के इम्पोर्टेंट भी हो जाते थे और माजूर हो जाते थे, चल नहीं सकते थे। ऐसा एक दो नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों मुहाजिर लड़कों के साथ ये ट्रीटमेंट किया गया था। एक थप्पड़ का जवाब था वो। और उसके लिए अल्ताफ हुसैन को फौज की सपोर्ट में रैलियां निकालनी पड़ी, माफियां मांगनी पड़ी। 25,000 लोग मार दिए इन्होंने। 2002 तक वो 10 साल ऑपरेशन चलाए। जब मुशर्रफ ने फिर इलेक्शन कराए थे 2002 में, एमक्यूएम जीती थी, फिर एमक्यूएम गवर्नमेंट में आई थी। 10 साल। ये जब आप नॉन पंजाबीज के साथ करते हो, तो यहां तो आर्मी के कपड़े उतार दिए। तो ये सारी सूरत हाल है। फिर एमक्यूएम की पावर को मुशर्रफ और आर्मी ने देख लिया, तो गवर्नमेंट में लेके अब एमक्यूएम के, क्योंकि अल्ताफ हुसैन लंदन में रहते थे, तो एमक्यूएम के जितने लोग वहाँ थे ना, इलेक्टेड MNAs, MPAs, सेनेटर्स, मेयर्स, उन पे वर्किंग हुई। मैं बता रहा हूँ, मुझे एक बार फ़ोन आया MI से, मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो, कि हम बोर्ड बेसन पे होते हैं, ज़रा आप आइए, मिलना है। मैंने कहा मुझसे क्यों मिलना है, ऐसे ही म्यूचुअल इंटरेस्ट के टॉपिक्स पे बात करनी है। मैंने फ़ोन किया लंदन, बोले जाओ मिलो, हमें तुम पे भरोसा है। मैं गया लंदन, उनसे मिला, जिनीवा में क्या करते रहे, इंडियन आपसे कौन कौन मिलते रहे और इस तरह। तो मैंने उनको, अब ज़ाहिर है इतना एग्रेसिव, मुझे पार्टी ने सख्ती से कहा था कि आप एग्रेसिव बात नहीं करना, इस तरह नहीं करना जैसे जिनीवा में करते हो। तो मैंने उनसे यही कहा कि देखा हमारे लड़के मारे जा रहे थे, जुल्म हो रहा था, तो ये हमारी अपनी मूवमेंट थी, इंडिया का कोई नहीं, इस तरह से चीज़ें की। और फिर एक बार मुझे हमारे ही एक प्रोविंशियल मिनिस्टर थे, उनका फ़ोन आया कि आरिफ भाई लंच के लिए पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में आपकी दावत है, प्लीज़ आइए ना। अरे ठीक है, चांदनी रेस्टोरेंट, शायद पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल का। मैं गया चांदनी रेस्टोरेंट में, तो इनके साथ एक और साहब बैठे थे। बोले ये इस्लामाबाद से आए हैं, ISI से हैं, आपसे मिलना चाहते थे। वो भी म्यूचुअल इंटरेस्ट की टॉपिक पे बातें करते रहे।
आपने बहुत ज्यादती की। मैंने कहा ज्यादती की? मैंने तो यूएन में और यूरोपियन पार्लियामेंट में स्पीचेस की हैं, आपने तो बंदे मारे हैं भाई। तो मैं इस तरह से बातें करता था, मेरा इनका गुजारा होता नहीं था। और इसीलिए मुझे इमरान फारूक भाई हमारे होते हैं, जिनको यहाँ पे लंदन में ही मार दिया गया था 2010 में या 2011 में, उनका फिर फ़ोन आता था रात को कि आरिफ भाई आप शायद अपनी जान में इंटरेस्टेड नहीं है, शायद आप भूल रहे हैं कि आप कराची में बैठे हैं, तो अगर इतना ही ज़्यादा आपको वो है तो छोड़े काम, आ जाए वापस। तो फिर मैं वापस आ गया था, लेकिन बाकी लोगों पर वर्किंगें होती रहीं। फिर उनको करप्शन पे लगाया गया। भाई एक मिसाल है, मैं जब मेयर बना ना जिस दिन, उसी दिन मेरा टॉप ऑफिसर जो था ना, वो आया मेरे पास। इसने कहा सर 1 करोड़ रुपया आपको ऑफर है। मैं कसम खा के कह रहा हूँ ये बात, 1 करोड़ रुपया आपको ऑफर है। मैंने कहा किस चीज़ की? 3 महीने आपको मैं जहाँ बोलूँ आप साइन कर दें, मैं आपको अभी कैश 1 करोड़ रुपया देता हूँ। तो सब पे वर्किंग हुई। मैंने उस ऑफिसर का ही ट्रांसफ़र करवा दिया। मैंने सिटी मेयर को फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे ये बंदा नहीं चाहिए भाई, पता नहीं कहाँ कहाँ मुझसे साइन ले लेगा और पैसे मेरे नाम पे कमाएगा और मैं फंसूंगा कल को। तो मैं तो वापस आया हूँ 2 साल मेयर रहने के बाद, तो कर्जे की टिकट पे फैमिली लेके आया हूँ। बनाने को तो मैं इतना बना सकता था कि आज मेरी 2-3 प्रॉपर्टियाँ होती और मैं इंसान का बच्चा बन के वहाँ पे बैठा रहता, 4 साल अपना टेन्योर पूरा करता, तो आज मेरी 8-10 प्रॉपर्टियाँ लंदन में होती। मैं किराए के घर में रह रहा हूँ। तो उन पर वर्किंग हुई और उसमें ज़्यादातर लोग करप्शन करते रहे, उनकी फाइलें बनती रहीं, उनकी वीडियो बनती रहीं, उनको लड़कियां दी गई, उनकी वीडियो बनती रहीं। एंड ऑफ द डे वो सब बिक गए। अब मुस्तफ़ा कमाल जो सिटी मेयर था एमक्यूएम का, वो सबसे पहले तोड़ा गया और वो मार्च 2016 में कराची वापस आया दुबई से और अल्ताफ हुसैन के खिलाफ तकरीरें की। ये आदिल राजा हैं, रिटायर्ड मुसद्दिका जराए का ये दावा है कि ये जो वापस इनको मुस्तफा कमाल और इनके साथी जो हैं, इनको दुबई से वापस आईएसआई वापस लेके आए, आईएसआई इंटरनल विंग वापस लाया और ये प्रोजेक्ट आईएसआई के ब्रिगेडियर मरवत की जिम्मेदारी थी। अभी बोले मुस्तफा साहब अगर गलत बोल रहा हूं तो अगली कहानियां और पिछली कहानियां भी सारी की सारी निकाल दूंगा फिर आपकी। ब्रिगेडियर मरवत की जिम्मेदारी थी, उन्होंने पीएसपी बनाए, इनको वापस लाए, वो इनको वापस लेके आए और इनको पीएसपी को बनाया और इस वक्त भी आईएसआई इंटरनल विंग ही इनको डील कर रहा है। पीएसपी जो है पाक सरजमीन पार्टी जो थी, जो अब जम होगी है एमक्यूएम के अंदर, एमक्यूएम पाकिस्तान में, वो आईएसआई का प्रोजेक्ट था, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यूनिफिकेशन ऑफ एमक्यूएम पाकिस्तान आईएसआई का प्रोजेक्ट था। जब फिर आईएसआई ने आपको खड़ा किया तो आप एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया तो आप ले नहीं सकते जो अल्ताफ हुसैन साहब लेते हैं। उसके बाद पीएसपी का प्रोजेक्ट ब्रिगेडियर मरवत ने जिस वक्त खड़ा किया और पीएसपी की पार्टी को दुबई से वापस ब्रिगेडियर मरवत ने ला के पीएसपी का प्रोजेक्ट खड़ा किया, यहाँ पे दुबई से इनको वापस लाए, तो अल्टीमेट एम यही था कि इनको जम किया जाएगा और जम करवाया गया। ये बता रहे हैं आपको कि मुस्तफ़ा कमाल के लिए 9 करोड़ रुपए का बंगला खरीद के दिया गया इनको। वो मुस्तफ़ा कमाल जो जब मेयरशिप से हटा था तो लंदन आया 2009 में और अल्ताफ भाई के पाँव में बैठ के कहता है मेरे पास तो रहने को घर नहीं। तो अल्ताफ भाई ने इसको 50 लाख रुपए दिए। हालांकि इसने करोड़ों अरबों कमा लिए थे, लेकिन अल्ताफ भाई के सामने तो ड्रामा करना था ना। वो फिर 9 करोड़ के घर में रह रहा है। किसी ने इससे पूछा कि भाई साहब कहाँ से पैसे आए? ऑन रिकॉर्ड है कि आपके पास 2009 में तो 50 लाख रुपए अल्ताफ भाई ने दिए थे, आप 6 करोड़ की गाड़ी और 9 करोड़ का बंगला कहाँ से लाए? तो ये सब चीज़ें आदिल राजा से सुने पहले। अजीज दोस्तों, तो ये पाकिस्तान में कहानी है पंजाबी और नॉन पंजाबी की। पंजाबियों के साथ बड़ा भाई, ये देखें, ह्यूमन राइट्स दोषी निकाला है, ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस बाय गवर्नमेंट एंड स्टेट ऑफ पाकिस्तान, पीटीआई के खिलाफ। हम भी यही दोषी लेके जाते थे जिनीवा, और यही पीटीआई वाले मेरे दोस्त बेल्जियम में मुझे गालियां देते थे कि शर्म नहीं आती, अपने मुल्क को बदनाम कर रहे हो, ये वो। काश आज वो पीटीआई वाले मेरे बेल्जियम वाले आते मेरे सामने
तो मैं इनसे पूछता कि भाई साहब तुम्हें शर्म आ रही है? तो इंटरनेशनल कैंपेन शुरू की हुई है, दोषिए निकाले हैं, एक एक पीटीआई वाला यहाँ एमपीज, एमएनएज, अमेरिका में सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, थिंक टैंक्स, यूरोपियन पार्लियामेंट्स में जाते हैं, पूरा कैंपेन का जाल चलाया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन को पीटीआई मानती नहीं। अब ऐसे में आप इनके खिलाफ कुछ कर नहीं रहे हो। बात तो हमारी भी समझ में नहीं आ रही कि इतना पंजाबी होना प्रिविलेज की बात है। तो अजीज दोस्तों, ये सूरत हाल है। इमरान खान का ये है कि यूथिये जमा किए हैं, ये यूथनी, आप सुनिए जरा 1 मिनट की वीडियो। ये यूथनी कह रही, तालिबान की तारीफें कर रही है कि तालिबान ने औरतों पे पाबंदी लगाई है तो अच्छा है ना, अब औरतों के लिए अलग शॉपिंग मॉल बनाए। आप जरा इनकी सोच देखें, और खुद जिस तरह बैठ के ये कह रही है, तो क्या ये तालिबान रूल में जाना पसंद करेगी? खुद मेकअप करके फर्स्ट क्लास वीडियो निकाल रही है और तालिबान की तारीफ कर रही है। ये जो मॉडर्न वर्ल्ड में सबको तालिबान के गवर्नमेंट से इशू है, तो तालिबान गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स देखिए आप लोगों ने क्या क्या किए हैं। अफगानिस्तान के अंदर अब ये जो विमेन राइट्स नहीं मिलते, तालिबान गवर्नमेंट देती नहीं है, उन्होंने पूरा एक मॉल विमेंस के लिए बना दिया है। वहां पर सेल्स के लिए भी खवातीन होंगी और सिर्फ खवातीन वहां पर जा सकती है अपनी खरीदारी के लिए। पूरा एक मॉल हाई राइज बिल्डिंग उन्होंने बना दी है। दूसरा सबसे बेहतरीन इनिशिएटिव जो तालिबान गवर्नमेंट ने लिया है, वो जो हैबतुल्लाह खुनज़ादा है, वो ये कहते हैं कि जो भी तालिबान इस गवर्नमेंट के अंदर स्टेक होल्डर्स में है, जिनके पास मिनिस्ट्रीज हैं, उनके ताए, चाचे, मामे, भतीजे, भतीजियां, उनका कोई भी फैमिली मेंबर उसको सरकारी नौकरी ओहदा मिलना ही नहीं है। ये उन्होंने क्लियर बता दिया। और हमारे यहाँ पे एक एमपी एमएनए बनता नहीं है, पहले उसके मैट्रिक फेल भतीजे को नौकरी पे कोई चेयरमैन लगा देते हैं, कोई एफए फेल होता है, कोई बीए से भागा होता है, उसको सरकारी नौकरियां मिल जाती हैं। तो ये तालिबान गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं। अजीज दोस्तों, ये सिचुएशन है। थोड़ा आर्मी के हवाले से बताऊं आपको कि आर्मी की मैं आपको बताता रहता हूं कि कितना माल बनाने के लिए इलीगल एक्टिविटीज करते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि कराची में रेंजर्स वाले कराची की एक एक मार्केट, एक एक शादी हॉल, एक एक रेस्टोरेंट, एक एक मेडिकल स्टोर, एक एक छोटी दुकान, बड़ी दुकान, इवन पान वाले ठिए, सबका भत्ता बंधा हुआ है, सबका। वो किसी का वीकली है, किसी का मंथली है, और वो खुद पहुंचाने जाते हैं। पूरे एक मोहल्ले का एक बीटर रखा हुआ है, पंटर कहते हैं, बीटर कहते हैं, नाम रखे हुए हैं उनके। वो पूरा थैला भर के रेंजर्स की ऑफिस में पहुंचाता है। वहाँ से फिर उस माल की डिवीज़न होती है। टॉप लेवल आसिम मुनीर से लेके नीचे तक सबका हिस्सा बराबर ईमानदारी से जाता है। ये देखें, ये रेंजर्स का ऑफिसर कराची में शराब खाने के भत्ता लेते हुए पकड़ लिया। पकड़ने वाले की भी क्या हिम्मत कि वो उसको कुछ कर नहीं सके, खाली पकड़ लिया, खबर बनी बस। अब ये केपीके में, जहाँ पे इमरान खान का आज भी बहुत कंट्रोल है हुकूमत में ना होने के बावजूद, वहाँ का ये मेजर इकबाल 60 किलो चरस के साथ पकड़ा गया, वो भी आर्मी की गाड़ी में। केपीके वालों ने इसकी तस्वीर बना ली, लेकिन इसका भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो ये सारी सूरत हाल है। अजीज़ दोस्तों, आर्मी के हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जिनके बारे में उनके बंगले हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके इंटरनेशनल बिजनेसेस हैं, उस हवाले से अक्सर मैं भी सवाल करता हूं भारत के आर्मी ऑफिसर से कि यार आप लोगों में से तो मैं कोई एक मुझे आर्मी का रिटायर्ड ऑफिसर नज़र नहीं आता जो अमेरिका, यूरोप में कहीं बंगलों में रह रहा हो या कोई $multi-million का बिजनेस कर रहा हो। तो ये ज़रा मेजर गौरव आर्या साहब की चाणक्य फोरम पे एक वीडियो है 2.5 मिनट की, वो भारत के आर्मी ऑफिसर्स के घर का दौरा कर रहे हैं, ज़रा सुनिए। यहाँ पे खास घर है। अब आप बोलेंगे साहब ये जो घर है जिसकी फोटोज मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसका वीडियो आप देख रहे हैं, ये खास कैसे हो सकता है? तो बड़ा आम सा घर है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास घर है। ये देखिए, ये नेम प्लेट जिसकी लगी है
यहां पे लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल LS रावत, लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत। आइए मैं लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत के घर आपको ले चलता हूं, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये हैं कौन। दोस्तों ये लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत का तो घर है, लेकिन वो थे कौन? जनरल रावत थे जनरल बिपिन रावत के पिताजी। और ये जो घर है ना जिसके आगे उनके पिताजी का नाम लिखा है, एक्चुअली जनरल बिपिन रावत का घर है। आप देखेंगे बड़ा सादा सा घर है, और जनरल बिपिन रावत ये चाहते थे कि रिटायरमेंट के बाद यहां पे आके सेटल हो जाएं। और अंत में मैं बताऊंगा कि ये शूट मैं क्यों कर रहा हूं, इस शूट का पैगाम क्या है। तो दोस्तों अब हम आपको ले चलते हैं घर के बाहर, और अपने दिल की दो बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आइए मेरे साथ। ये घर देखिएगा, यहां पे नेम प्लेट देखिए। ये इंडियन आर्मी के 4 स्टार जनरल का घर है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं और CDS रह चुके हैं इंडियन आर्मी के। मैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, आप लोग इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियोस बनाते हैं, मैं देखता हूं, मैं बहुत एडमायर करता हूं आपको। मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपके जो 4 स्टार जनरल हैं, जो आपके आर्मी चीफ हैं, कभी उनका भी वीडियो डालिए कि साहब ये हमारे आर्मी चीफ हैं, ये जनरल बाजवा है ना, ये इनका घर है। घर के अंदर जरा शूट करवाइए। जनरल अशफाक परवेज कयानी, जनरल परवेज मुशर्रफ, आप जाइए अपने जो जनरल्स हैं उनके घर दिखाइए, और तब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारे मुल्कों में जो अनफॉर्चुनेटली लड़ाई झगड़े का साइकिल है, और जो आप लोग कहते हैं ना इंडियन आर्मी ये करती है, ये करती है, मैं फिर से वही बात कहूंगा जो मैंने बहुत पहले बोली थी। द इंडियन आर्मी इज नॉट जस्ट अ पावरफुल आर्मी, इट्स ऑल्सो अ मॉरल आर्मी। वी आर नॉट स्ट्रांग बिकॉज वी हैव वेपन्स, वी आर स्ट्रांग बिकॉज वी आर राइट। या आर्मी के जनरल्स और भी हैं जिन्होंने अपना जीवन ऐसे बिताया है सादगी से। आई थिंक वो हमारे लिए, सबके लिए बहुत बड़ा सबक है, और खासतौर से जो हमारे वेस्टर्न नेबर्स हैं पाकिस्तान में, उनकी फौज के लिए एक सबक है। द इंडियन आर्मी सर्व्स द पीपल ऑफ इंडिया। जो भारतीय सेना है वो भारत के लोगों की सेवा करती है। भारत के लोग भारतीय सेना की सेवा नहीं करते, और यह सबसे बड़ा फर्क है इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी में। ये है बेसिक फर्क पाकिस्तान और इंडिया के पॉलिटिशियंस का। अजीज दोस्तों, मीडिया अब थोड़ा थोड़ा आर्मी के बारे में बोलने लगा है, कुछ इदारे आर्मी के बारे में बात करने लगे हैं। क्या इससे तब्दीली आएगी? नहीं आएगी। मैं आपको बता रहा हूं कि जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जितनी चीजें हो रही हैं, क्या हुआ? अब इमरान खान के प्रोटेस्ट में से हवा निकल गई है। क्या हो रहा है आप बताएं? इसने इतने ड्रामे किए, इतना कुछ हुआ, कोई चांस है तब्दीली का? जरा 0% चांस है। क्यों? क्या आपने अभी तक आर्मी को खाली बदनाम कर रहे हैं? ठीक है, तो यार पहले बंद लफ्जों में बात होती थी, अब खुले लफ्जों में बात होती है। इनको क्या फर्क पड़ना है? इनकी इज्जत है क्या? आसिम सलीम बाजवा के जब अकाउंट्स डिक्लेयर हुए सारे पब्लिक में, वायरल हो गए कि इसके पता नहीं इतने 100 पापा जॉन्स के आउटलेट हैं अमेरिका में, इसकी इतने $100 मिलियन की प्रॉपर्टीज डिक्लेयर हैं, इसके बेटे बिलियनर हैं। ये उस वक्त 2 पोजीशन पे था रिटायर होने के बाद। रिटायर्ड जनरल था, लेकिन वो सीपेक का भी चेयरमैन था और इमरान खान का एडवाइजर ऑन इंफॉर्मेशन था। इतना जब हुआ तो क्या किया आपने? एडवाइजर की पोस्ट ले ली। फिर इसके बाद जब सीपेक का मामला खत्म हो गया, सीपेक ठप हो गया, सारा इसने माल बना लिया, बेच के चल भाई जाता पड़ा है अमेरिका। कितनी बदनामी हुई दुनिया में, हर आदमी ने इसके बारे में वीडियोस बनाई, सब कुछ किया। इनको कोई फर्क पड़ा? कमर जावेद बाजवा के बेटे के बारे में, वो जब सर्विस में था तब ही आ रहा था कि ब्रिटिश नेशनल हैं, इसकी बहनें हैं अमेरिकन हैं, कोई ब्रिटिश नेशनल है, कोई अमेरिकन नेशनल है, इनके बिलियंस ऑफ डॉलर के बिजनेस हैं। कोई फर्क पड़ा? रिटायर होने के बाद बाजवा को किसी ने पूछा? वो आराम से दुबई चला गया, बाहर बैठा, अब इंटरव्यूज दे रहे, रोज नए इंटरव्यूज दे रहे। इनको इज्जत इनकी है ही नहीं। कहीं भी जाते हैं, कोई अमेरिकन मिल जाए इनको, कोई ब्रिटिश मिल जाए इनको, कोई भी मिल जाए, इनकी इज्जत नहीं करता कोई, थू थू करते हैं। तो इस तरह पाकिस्तान में रिवॉल्यूशन नहीं आएगा।
आज भी पाकिस्तान में रमज़ान में हर गांव, हर शहर, हर टाउन में लोग आटे की लंबी लंबी लाइनें बना कर खड़े हैं, लूट मार करके आटा ले रहे हैं। आपने देखा कि इनमें से 5 आदमी भी जीएचक्यू के सामने प्रोटेस्ट करने गए हों? तो इस तरह रिवॉल्यूशन नहीं आते। ये मुर्दार कौम है। ये एक होता है ना गिद्ध है ना, वो मुर्दार खाता है, मरे हुए जानवर, मरे हुए इंसानों को खाता है, नोच नोच के खाता है। मुझे गिद्ध की सबसे बुरी बात क्या लगी पता है? वो ये कि जब कोई मर रहा होता है ना, तड़प रहा होता है, तो ये दरख्तों पे, जमीन पे चारों तरफ बैठ के वेट कर रहे होते हैं कि कब इसका दम निकले, हम नोच नोच के खाएं। ये पाकिस्तानी कौम का आज है। ये है आज पाकिस्तानी। ये छुरी लेके बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि किसको काट के खाएं आज, और उसमें कोई फर्क नहीं होता। आसान सबसे शिकार चाहिए, चाहे वो आपका सगा भाई है। आसान शिकार होना चाहिए, चाहे वो आपका सगा भाई है। इंसानियत से तो बिल्कुल ही गए गुजरे हो गए हैं। बहुत बुरी लग रही होगी पाकिस्तानियों को ये बात। किसी में दम है तो मेरे सामने बैठ के बात कर लो भाई। तुम लोगों की मस्जिदें रमजान में भरी होती हैं, कैरेक्टर पे लानत है तुम लोगों के। तुम लोग जो अपना मस्जिदों में अपना कैरेक्टर जो दिखाने की कोशिश करते हो, दूर दूर तक वो तुम्हारा कैरेक्टर नहीं है, दूर दूर तक। ये कौम इंकलाब लाएगी, इसको अभी और जूते पड़ने, इस कौम के साथ अभी और बहुत बुरा होना है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।